हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपना राइट्स चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसमें हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की रिलेशनशिप को समझेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हम कवर करेंगे और फाइनली जो हमारा चैप्टर है उसको हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया? इस टॉपिक से जस्ट पहले हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करी डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। हमने ये समझा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती है, कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं। गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही होती है या फिर गवर्नमेंट लॉज बना रही होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये समझी थी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है दीज आर नॉन जस्टिशिएबल एंड दीज आर नॉन इन्फोर्सिएबल। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि डीपीएसपीस को वो इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाते हैं देन ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि गवर्नमेंट को कंपेल करे कि वो गवर्नमेंट क्या करेगी, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करेगी। ओके, तो इस चीज़ को हम समझते हैं एज नॉन जस्टिशिएबल एंड एज नॉन इन्फोर्सिएबल। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशनशिप दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में। तो क्या दिया हुआ है? इट इज़ पॉसिबल टू सी बोथ द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की रिलेशनशिप को जब डिस्क्राइब करेंगे तो वो हमारे सामने हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में क्या कहेंगे? पूरक कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है। तो कैसे हम कहेंगे कि ये दोनों चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है? पहली चीज़ उन्होंने बताई दैट फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स। पहली चीज़ ये बता रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिटेशन के फॉर्म में फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को एक तरीके से बता रहे हैं कि तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला क्या आ जाता है? सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या बोला? राइट टू इक्वालिटी में यहाँ पर ये बात हो रही है कि गवर्नमेंट जब भी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगी तो गवर्नमेंट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। तो ये क्या हुआ? ये एक इम्पोजिशन हुआ कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, जो कि आ जाता है यहाँ पर आर्टिकल 21। तो ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि देखो, जो राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है आप छीन नहीं सकते जब तक कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत ना किया हो, उस व्यक्ति ने किसी कानून को ना तोड़ा हो, तब तक उसकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती। ठीक है, तो ये क्या है? गवर्नमेंट का जो आर्बिट्रेरी एक्शन हो सकता था उसके खिलाफ एक इम्पोजिशन दे रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है दैट हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन यहाँ पर और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एग्जॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स। फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। डीपीएसपी क्या कर रहे हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तुम ही करो। ठीक है, तुम एजुकेशन दो, तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आओ। ठीक है, तुम क्या करो? तुम लोगों को फ्री लीगल एड दो, तुम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाओ। तो ये क्या है? ये है गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि तुम ये करो। फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं तुम ये नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तुम लोगों के राइट्स नहीं छीन सकते। लेकिन डीपीएसपी क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तुम्हें ये पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं और तुम ये करो। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों में अंतर हो गया है। ठीक है, एक तरफ कहा जा रहा है गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए, एक तरफ मना किया जा रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर्स द वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स हमारे जो राइट्स ऑफ सिटीजन है, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। देखो, जब हम फंडामेंटल राइट्स को बोल रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से दिए गए हैं। ठीक है, इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। चाहे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर ले, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर ले, तो वहाँ पर फोकस क्या है? वहाँ पर फोकस है इंडिविजुअल्स के ऊपर। लेकिन जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर्स द वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। ये अंतर है दोनों में। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को अधिकार दे रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं? पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि देखो, गवर्नमेंट तुम्हें इंश्योर करना है कि पूरी सोसाइटी में जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगी, तो उसके लिए तुम काम करो।
समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से दोनों को कहा जा सकता है कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इंडिविजुअल्स की भी बात करी जा रही है और सोसाइटी की भी बात करी जा रही है। ठीक है, समझ पा रहे हो? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के राइट्स की बात कर रहा है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोसाइटी के राइट्स, सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे और हम थोड़ा सा समझेंगे किस चीज़ के बारे में कि कैसे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, थोड़ा सा समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर? बात करी जा रही है सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स है और ये यहाँ पर आ जाता है डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। ये चीज़ अभी हमने समझी कि स्टेट के खिलाफ कुछ सर्टेन राइट्स हमें मिलते हैं। लेकिन डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी है डायरेक्शंस टू द स्टेट। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्शंस टू द स्टेट है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये तो दोनों में अंतर हो गया। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि ये क्या है? जस्टिशिएबल है और इन्फोर्सिएबल भी है। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए, लेकिन ये क्या है? ये नॉन जस्टिशिएबल है और नॉन इन्फोर्सिएबल भी है। यहाँ पर हम नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास अपने राइट्स की, अपने जो डीपीएसपी में कुछ अधिकार हमें मिले हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तीसरी चीज़, फंडामेंटल राइट्स क्या है? सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है। मेजरली जो फंडामेंटल राइट्स हमें दे रहा है वो क्या दे रहा है? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दे रहा है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी लोगों को एक तरीके से इक्वल ट्रीट किया जाएगा, हर किसी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी फोकस करते हैं सोशल और इकोनॉमिक राइट्स पर। किस पर? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स पर, कि हर किसी को लाइवलीहुड मिलेगा, हर किसी को एजुकेशन मिलेगा, हर किसी को हेल्थ मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होगी? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आ गई। डीपीएसपी बात करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये समझ रहे थे कि कैसे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा कि फंडामेंटल राइट्स आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स एंड डीपीएसपीज आर टॉकिंग अबाउट द लार्जर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एक चीज़ तो हमने ये अंडरस्टैंड करी। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी कि फंडामेंटल राइट्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में केवल और केवल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स थोड़ी ना चाहिए, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स भी तो चाहिए ना। तो वो चीज़ कौन दे रहा है? वो चीज़ हमें डीपीएसपी दे रहे हैं। इसीलिए भी दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? दोनों के दोनों एक साथ चलते हैं और दोनों के दोनों एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियर है कि फंडामेंटल राइट्स हमें कुछ राइट्स दे रहे हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के फॉर्म में, और डीपीएसपी क्या कर रहा है? डीपीएसपी हमें सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स के फॉर्म में दे रहा है। ओके, समझ में आ गया? अब यहाँ पर ये तो हमने थोड़ा सा समझा कि पहली चीज़, पहला पॉइंट पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री का। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो क्या हो जाता है? कभी कभी दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो जाती है। ठीक है, सो हाउएवर एट टाइम्स व्हेन गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इट कम इन कन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है जब गवर्नमेंट, तो कभी कभी क्या हो जाता है? उसके दौरान फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी हो जाता है। उसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जब हम लोग ज़मींदारी अबॉलिशन कर रहे थे और उसकी वजह से फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, और जो हमारे डीपीएसपीज है जिसमें डीपीएसपी में बात करी गई है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बीच में, ये दोनों चीज़ें कन्फ्लिक्ट में आ गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। द प्रॉब्लम अरोज व्हेन द गवर्नमेंट सॉट टू पास द लॉज टू अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। ये प्रॉब्लम कब आई? दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट कब आई? जब गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए कुछ सर्टन स्टेप्स उठाए। हमें पता था कि ज़मींदारी जो सिस्टम था ब्रिटिश काल में चल रहा था, जो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लैंड के बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो रहा था, बहुत ज़्यादा गैप हो गया था और बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी ज़मींदार्स के बीच में और बाकी फार्मर्स के बीच में। तो इसकी वजह से ज़रूरत क्या लगी? ज़रूरत लगी कि देखो ज़मींदारी सिस्टम को हमें ख़त्म करना होगा। ज़मींदार्स के पास जो एक्सेस लैंड है उसको क्या करना पड़ेगा? उन फार्मर्स को हमें देना पड़ेगा जो जिनके पास बिल्कुल भी कोई लैंड नहीं है, क्योंकि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमें कह रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट को ये गाइडलाइन दे रहा है कि देखो गवर्नमेंट, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सोसाइटी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे रिसोर्सेज का, एंड लैंड भी एक रिसोर्स है तो लैंड का भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ज़मींदारी सिस्टम इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए। दीज मेजर्स वर अपोज ऑन द ग्राउंड्स दैट दे वायलेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया और उनसे एक्सेस लैंड लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी, तो ज़मींदार्स क्या कहाँ गए? ज़मींदार्स गए सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो
गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन कर रही है। राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है, फंडामेंटल राइट था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी गारंटी करते थे, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ने अब ज़मींदारी अबॉलिशन किया तो क्या हुआ, वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास और बोलने लगे कि देखो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी एक तरीके से वायलेट हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही थी? कीपिंग इन माइंड द सोसाइटल नीड्स दैट आर ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, द गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट को देखो जो ग्रेटर सोसाइटल नीड्स है ना उसको ध्यान में रखना था, सोसाइटल नीड्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान में रखना था इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ज़मींदार का इंटरेस्ट ही तो अफेक्ट हो रहा है ना, लेकिन उसकी वजह से हमारी जो पूरी सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है उसके लिए भी तो उस गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने हैं। हमारे यहाँ पर खाने की कमी है, फूड शॉर्टेज था। तो फूड शॉर्टेज क्यों था, क्योंकि लैंड का इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। अगर हम लैंड को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते तो जो स्मॉल फार्मर्स थे वो भी अपनी लैंड में इन्वेस्टमेंट करते, ठीक है, और ज़्यादा बेटर तरीके से लैंड का मैनेजमेंट होता तो लैंड की प्रोडक्टिविटी भी और ज़्यादा अच्छी होती, ज़्यादा हम लोग जो है फूड का प्रोडक्शन कर पाते। तो ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए क्या ज़रूरी था कि हम पहले लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर तरीके से करें। तो गवर्नमेंट यही कह रही थी कि हमारे यहाँ पर सोसाइटल नीड्स इंपॉर्टेंट है, सोसाइटल नीड्स ज़्यादा बड़ी है इंडिविजुअल इंटरेस्ट के मुकाबले, और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ताकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके और जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको अबॉलिश किया जा सके और लैंड रिफॉर्म्स को लेकर आया जा सके। बट इसकी वजह से एक बहुत बड़ी डिबेट हुई, दिस लेड टू अ लॉन्ग लीगल बैटल। क्या हुआ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लंबा बैटल चला, और वो भी लीगल बैटल चला। क्यों चला, बिकॉज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी टुक द डिफरेंट पोजीशन। इस पर्टिकुलर पोजीशन पर एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ और बात करी, जुडिशरी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बात करी। क्या बात करी, गवर्नमेंट ने क्लेम करा दैट द राइट कैन बी अब्रिज्ड फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दिस आर्ग्यूमेंट एज्यूम दैट द राइट वर अ हिंड्रेंस टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा ये बताया कि देखो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड कर दिया गया है, ये क्या है, इसको हम चेंज कर सकते हैं ताकि हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर आ सके। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें कह रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए, तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको अब्रिज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको वायलेट कर सकते हैं अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट का सीधा सा स्टैंड यही था। और ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो सीधी सी बात ये है कि जब गवर्नमेंट कुछ काम करने जा रही थी, गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी तो चाहिए थी ना। स्कूल का कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, हॉस्पिटल्स कौन बनाएगा, गवर्नमेंट करेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर्टी तो चाहिए ना। और अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो फिर क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी चाहिए तो फिर ज़मींदार्स का कहीं ना कहीं जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो वायलेशन यहाँ पर हो रहा था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी बार बार गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है डेवलपमेंट करना, आज़ादी के बाद डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस माना गया। इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी बहुत बड़ा एक रुकावट हो गई इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि वेलफेयर के लिए हमें सारे डेवलपमेंट काम करने हैं, हमें स्कूल बनानी है, हमें रोड बनानी है, हमें हॉस्पिटल्स बनाने हैं, हमें डैम्स बनाने हैं। इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, और ज़मीन का अधिकार दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है वो भी। तो अगर फंडामेंटल राइट है तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाएगी। इसी की वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला कि ये जो राइट है, पर्टिकुलरली ये जो राइट है, ये एक हिंड्रेंस हो रहा है, हमारे काम को कहीं ना कहीं करने में ये रोक रहा है। ऑन द अदर हैंड कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सेक्रेड भी है, एंड दे कैन नॉट बी लिमिटेड इवन फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कोर्ट ने अलग ओपिनियन दिया, कोर्ट ने कहा कि देखो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, फंडामेंटल राइट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। और साथ ही साथ में दे कैन नॉट बी लिमिटेड इवन फॉर द पर्पज़, आप उनको लिमिट नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते इवन फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के नाम पर भी आप फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते। भले ही आप ये कह रहे हो कि आपको वेलफेयर करना है, भले ही आप ये कह रहे हो कि सोसाइटल नीड्स ज़्यादा बड़ी है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के मुकाबले, सोसाइटी का वेलफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़मींदार के राइट के मुकाबले, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंस दे रहा है, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहा है,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस मानता है, उसको सुप्रीम मानता है इन कंपैरिजन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसलिए जुडिशरी ने क्या बोला, जुडिशरी ने बोला कि अगर आप राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट करोगे तो फिर ये क्या हो रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो जुडिशरी का अलग स्टैंड था, जुडिशरी ने उनके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े से काफ़ी सारे अब डाउट्स आ गए होंगे दिमाग में राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, कि अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई कि गवर्नमेंट ने आखिरकार ये सारी चीज़ें फिर करी कैसे। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि वेलफेयर करना ज़रूरी है तो गवर्नमेंट की बात भी ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, उनको वायलेट नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह पर ठीक है। तो फिर मिडिल रास्ता कैसे निकला, कैसे फिर गवर्नमेंट ने काम किया, कैसे डेवलपमेंट किया गया, कैसे फिर प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया। क्या ये जो फंडामेंटल राइट थे, जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था अंडर आर्टिकल 19 एंड अंडर आर्टिकल 31, क्या फिर उसको हटा दिया गया था क्या? तो गवर्नमेंट ने आखिरकार काम कैसे करा, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो बॉक्स है, और बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी गई है। तो जितने भी ये डाउट्स है कि गवर्नमेंट ने रास्ता कैसे निकाला, किस तरीके से डेवलपमेंट किया गया, और आज के टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, अंडरस्टैंड करते हैं। बिहाइंड द कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देयर वाज वन इंपॉर्टेंट रीजन। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली देयर वाज अ फंडामेंटल राइट टू एक्वायर, पोजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी। तो ये जो अभी हम कॉन्ट्रोवर्सी पढ़ रहे हैं ना, कॉन्ट्रोवर्सी किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये जो कन्फ्लिक्ट आ रही है डीपीएसपीज के बीच में और फंडामेंटल राइट्स के बीच में, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, वो क्यों है, एक इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था और हम सबके पास क्या था, स्टार्टिंग में एक्वायर, पोजेस एंड मेंटेन द प्रॉपर्टी का अधिकार था। ओके, सो एवरीबडी हैव द राइट टू एक्वायर, पोजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19(1). ठीक है, तो 19(1) के अंतर्गत ये राइट हमें मिला था कि हम कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है, एंड इवन उसको डिस्पोज भी कर सकता है, मेंटेन भी कर सकता है। ये तो हुआ 19(1) के अंतर्गत। एक और हमने पढ़ा, मैं बार बार बता रही हूँ कि आर्टिकल 31 भी राइट टू प्रॉपर्टी हमें दे रहा है। तो उसका मतलब क्या है, वो चीज़ आपकी बुक में नहीं दी हुई है, बट इंपॉर्टेंट है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आर्टिकल 31 ये कहता है कि हर किसी के पास ये अधिकार है, दे हैव अ राइट अगेंस्ट डिप्राइवेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, दे हैव अ राइट अगेंस्ट डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिप्राइवेशन का मतलब क्या है कि देखो, कोई भी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसे छीनी नहीं जा सकती। ये अधिकार आर्टिकल 31 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसमें दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है, ये बोल रहा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 31 सीधा सीधा ये कह रहा है कि बिना कानून के प्रोविजन के किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट सपोज किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहती है तो केवल दो कंडीशन पर एक्वायर कर सकती है। समझते चलना, केवल सुनते चलना, ठीक है, बस जानकारी के लिए है, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दो कंडीशन है, दो कंडीशन के बेसिस पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। पहली चीज़, अगर वो पब्लिक पर्पज़ के लिए है, अगर पब्लिक का कुछ काम करना है, स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, तो उस कंडीशन पर गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है प्रॉपर्टी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो फेयर कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। जिसकी प्रॉपर्टी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आर्टिकल 31 में दी गई थी। ओके, तो दो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31, जो हमें बता रहे थे कि क्या किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास थे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। बट एक और चीज़ है, बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट प्रॉपर्टी कुड बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया, जो आर्टिकल 31 है उसमें ये प्रोविजन दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कभी कभी प्रॉपर्टी ले सकती है, और वो भी किस बेसिस पर, अगर पब्लिक वेलफेयर करना है, अगर पब्लिक पर्पज़ के लिए कुछ काम करना है, रोड बनाने हैं, ये सारी चीज़ें बनानी है, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ले सकती है, बट कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन खुद सोचो, ज़मींदार के पास एकर्स ऑफ लैंड है, अभी भारत आज़ाद हुआ है, अगर कंपनसेशन का अधिकार है तो क्या भारत के पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि वो इतना ज़्यादा कंपनसेशन दे सके? सोचो कितना ज़्यादा बर्डन हो जाता गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा फिर, सिंस 1950 गवर्नमेंट मेड मेनी लॉज दैट लिमिटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए, क्योंकि हमने अभी समझा था कि कानून के प्रोविज़न के द्वारा ही किसी की प्रॉपर्टी ली जा सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए, और उस कानून के बेसिस पर
क्या किया, उस कानून के बेसिस पर प्रॉपर्टी ली। एंड दिस राइट वॉज एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग डिबेट ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये जो राइट था इट वॉज एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग डिबेट ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में लगातार क्या होती रही, लगातार यहाँ पर डिबेट होती रही। एक चीज़ बस समझो यहाँ पर, जब गवर्नमेंट के सामने सोसाइटल इंटरेस्ट भी है और गवर्नमेंट को डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, तो उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने फिर क्या करा, गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। गवर्नमेंट ने रास्ता अपनाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक प्रोविज़न डाला, वो था आर्टिकल 31B। ठीक है, बस समझने की ही चीज़ें, लिखना कुछ नहीं है, कोई नोट डाउन नहीं करना, केवल समझना है। आर्टिकल 31B को जब ऐड किया तो उसमें ये बोला कि अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा प्रोविज़न लेकर के आ रही है, गवर्नमेंट अगर कोई भी कानून लेकर आती है, तो वो कानून अगर आर्टिकल 31B में है, यानी कि 9th शेड्यूल में अगर डाल दिया जाता है, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। और इसके बेसिस पर गवर्नमेंट ने फिर क्या करा, इसके बेसिस पर फिर गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी छीनी, यानी कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करा। और प्रॉपर्टी को जब एक्वायर करा, बिकॉज दैट वाज अंडर आर्टिकल 31B, वो चीज़ किस में थी, वो चीज़ थी आर्टिकल 31B में। तो इसीलिए गवर्नमेंट के जितने भी कानून थे, गवर्नमेंट ने, अभी हमने रीड करा ना कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून लेकर के आए जिसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट किया गया, तो ये सारे कानून आर्टिकल 31B में डाले गए ताकि इनको जुडिशरी में कोई चैलेंज ना करे, क्योंकि जुडिशरी में चैलेंज करेंगे तो जुडिशरी दोबारा बोलेगी कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो सीधा सीधा उन्होंने तरीका अपनाया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे और उस कानून को जो भी हम लेकर के आ रहे हैं उसको 31B में ऐड करेंगे ताकि वो कानून को कोई चैलेंज ही ना कर सके और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके। क्लियर है? तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हुए, आर्टिकल 31B में चीज़ें ऐड करते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। और क्या बोला हुआ है, फाइनली जब हम देख रहे हैं ना कि ये चीज़ बार बार डिबेट में रही, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी चाहिए, तो फिर हमें लगातार डिबेट हो रही है डीपीएसपी के बीच में और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। बार बार कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जा रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। तो उसके ये सारी डिबेट्स चलती रही। फाइनली 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया that the right to property was not the part of the basic structure of the constitution and therefore parliament has the power to abridge this right by an amendment। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पूरा का पूरा डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम शायद 9th चैप्टर में ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, बस इतना समझो, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे रूल ऑफ लॉ, जैसे सेकुलरिज्म, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बता दिया कि देखो भाई, राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं माना जाएगा, और इसीलिए क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है तो गवर्नमेंट इसको क्या कर सकती है, टेक अवे कर सकती है, और गवर्नमेंट अमेंडमेंट के ज़रिए कानून लेकर आ सकती है और इस राइट को वायलेट भी कर सकती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया, अमेंडमेंट के ज़रिए पॉसिबल हो पाया। एंड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 1973 गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर गवर्नमेंट ने 1978 में जाकर 44th अमेंडमेंट किया। 44th Amendment of the Constitution removed the right to property from the list of the fundamental rights and converted it into a simple legal right under Article 300A। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट को तो पावर मिल गई, 1973 के बाद से गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया कि ठीक है तुम इस राइट को छीन सकते हो, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स है लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो तुम एक काम करो, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, 1978 में जाकर के 44th अमेंडमेंट किया। 44th अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर लिया गया, रिमूव किया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट का जो स्टेटस था उसको फंडामेंटल राइट के स्टेटस से हटा करके उसको एक लीगल राइट बनाया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, तो आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, क्या है, हमारे यहाँ पर आर्टिकल 300A के अंतर्गत वो एक लीगल राइट हो चुका है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक दिस चेंज ऑफ स्टेटस मेक्स टू द राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये जो चेंज ऑफ स्टेटस हुआ है कि पहले लीगल राइट, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, उसके बाद अभी एक लीगल राइट है, तो इसकी वजह से इसके स्टेटस में क्या चेंज आया है, सॉरी, दिस चेंज ऑफ स्टेटस मेक्स द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो चेंज ऑफ स्टेटस हुआ है इसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ गया। तो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि पहले अगर फंडामेंटल राइट था, तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं,
जस्टिसेबल होते हैं। तो फंडामेंटल राइट होने की वजह से ज़मींदार लोग आराम से कहाँ चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए थे सीधा, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, फंडामेंटल राइट्स के रिस्टोरेशन के लिए। लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है, तो फिर अब क्या आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप गवर्नमेंट को ऑर्डर करो कि हमारे राइट्स को रिस्टोर करे? नहीं कर सकते। अब क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि अब ये लीगल राइट हो चुका है। तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाते हुए हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 और हाई कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया है कि पहले हम सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते थे और वो भी आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए, लेकिन अब क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो अब हम हाई कोर्ट के पास ही जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते अब हम। क्लियर है? ये बात हमें थोड़ी सी समझनी होगी। तो मोटा मोटा हमने क्या समझा, मोटा मोटा हमने समझा कि राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है और डिबेट की वजह से बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए और अमेंडमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर गवर्नमेंट ने डीपीएसपीज़ को इम्प्लीमेंट करा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करे। जो ज़मींदार थी उन्होंने ज़मींदार की जो लैंड थी उनसे ली गई और बाकी फार्मर्स को दी गई ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो। और अमेंडमेंट के ज़रिए हमने आर्टिकल 31B को जोड़ा जो शेड्यूल 9 है और उसमें बहुत सारे ऐसे कानून ऐड किए जो कानून की वजह से गवर्नमेंट लोगों की जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मींदार की जो प्रॉपर्टी है वो ले पा रही थी एंड लोगों को, बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही थी, ठीक है। तो अमेंडमेंट का तरीका गवर्नमेंट ने अपनाया फिर, ताकि सोसाइटी में डीपीएसपीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करे जा सके। आई होप चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं और क्या दिया हुआ है। तो लगभग चीज़ें हमने कवर कर ली, फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझा। पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री का पॉइंट पढ़ा कि दोनों फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि टॉपिक हम लोग यही पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में रिलेशन। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन दोनों के साथ में क्या है, कन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है। दोनों को साथ में इंप्लीमेंट करने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी कन्फ्लिक्ट भी हो रही है, लेकिन कन्फ्लिक्ट को धीरे धीरे करते हुए गवर्नमेंट रिजॉल्व भी करती है। तो बस ये समझो कि कन्फ्लिक्ट भी आती है जब भी हम डीपीएसपीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार की रिलेशन यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब और क्या है, दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट, इसकी वजह से और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिबेट जनरेट होती है एंड दिस वाज रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या डिबेट है, द गवर्नमेंट वाज सेइंग दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट कह रही थी कि उनके पास अमेंडमेंट की पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेकर आ सकते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंज कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट में चेंज करना होगा, फंडामेंटल राइट को एक तरीके से कुछ फंडामेंटल राइट को ख़त्म करना होगा तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स के को ख़त्म करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट कह रही थी कि गवर्नमेंट के पास क्या है, सारी पावर है, गवर्नमेंट जो मर्जी चाहेगी उस प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा सकती है, किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने इसकी उल्टी बात करी। द कोर्ट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट ने कहा कि देखो, तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा पावर है और तुम जो मर्जी चाहोगे उस तरीके से चेंज कर सकते हो। तुम ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते जिसकी वजह से क्या हो जाए, जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए, जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए। ये जो कंट्रोवर्सी है कि कौन कौन से पार्ट को अमेंड कर सकती है, कौन से पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती है, ये बहुत लंबे टाइम तक डिबेट चली और ये डिबेट चलती चलती केशवानंद भारती केस में जा कर के रिजॉल्व हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एक चीज़ बता दी और उससे ये डिबेट ख़त्म हुई। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ बेसिक फीचर्स हैं। क्या है? कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी थोड़ी सी देर हमने पढ़ा, थोड़ी सी देर पहले हमने अंडरस्टैंड करा बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर का मतलब क्या है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी है, जैसे डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी है, रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी है, सेकुलरिज्म हो गया, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगर इनको हटा दोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहचान थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली यहाँ पर कि देखो, जो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उनको नहीं हटा सकते, आप उनको कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ख़त्म कर सकते हो। तो उसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बताया गवर्नमेंट तुम्हारे पास ज़रूर है, तुम्हारे पास पावर ज़रूर है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं कह रहे कि तुम्हारे पास अमेंडमेंट की पावर नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम ऐसा कोई भी प्रोविज़न, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते जिसकी वजह से बेसिक फीचर्स वायलेट हो।
ऐसा कोई चीज़ तुम अमेंड नहीं कर सकते जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी हमने बेसिक फीचर्स को अंडरस्टैंड करा वो बेसिक फीचर्स वायलेट कर रहे हो या फिर उस बेसिक फीचर्स को तुम छीन रहे हो। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें अमेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रोविज़न ऐसा मत लेकर के आओ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूलभूत चीज़ें हैं उसको थ्रेट करे, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर थ्रेट हो जाए, ऐसा कोई भी चेंज तुम नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो ये चीज़ वहाँ पर सेटल होगी। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और ज़्यादा डिबेट दी हुई है, तो चैप्टर 9 में डिस्कस किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑन लिविंग डॉक्यूमेंट। उस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि और क्या है बेसिक फीचर्स में। ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली कि हमने समझ लिया। ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट भी कोई भी चीज़ अमेंडमेंट कर सकती है बहुत आसानी से, नहीं। बेसिक फीचर्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो हमेशा रहेंगे क्योंकि वो आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको गवर्नमेंट कभी भी नहीं हटा सकती है। बाकी चीज़ें अमेंडमेंट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग ली। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। एक थोड़ा सा रिलेशनशिप भी समझी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी को भी समझ लिया, एक क्लैरिटी लेकर के आगे कि अच्छा ठीक है, आज के टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, वो चीज़ भी हमने अंडरस्टैंड करी और अमेंडमेंट की पावर के बारे में भी समझा। फाइनली हम लोग चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है? कंक्लूजन में ज्योतिराव फुले के बारे में दिया हुआ है। एंड क्या बताया हुआ है कि ज्योतिराव फुले एक सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र से, जिन्होंने क्या बोला, जिन्होंने बोला कि जब भी राइट्स की बात करेंगे ना, तो राइट्स में फ्रीडम के साथ साथ में इक्वालिटी के बारे में भी बात हमें करनी होगी। दोनों ही राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना फ्रीडम इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब नेशनल मूवमेंट के दौरान हम लड़ रहे थे, तो हमने जब आइडिया ऑफ राइट्स को बनाया तो उसको क्या किया, राइट्स को जो उस टाइम पर हमने सोचा कि ये सारे राइट्स हम लोग लेकर आएंगे, वही सारे राइट्स हमने फिर अपने फंडामेंटल राइट्स में भी क्या करे, इंक्लूड करें। और 1950 ऑनवर्ड्स जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी हमारी प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स के तौर पर आ रही है। जुडिशरी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि हमें पता है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमें अधिकार देता है दैट वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड हम सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन डिमांड कर सकते हैं कि हमारे राइट्स को वो प्रोटेक्ट करें। और क्या हुआ, और हमने देखा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की वजह से जो स्कोप ऑफ राइट्स है वो क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ। जैसे हमने देखा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने नए नए जजमेंट्स में नए नए राइट्स को बोला है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब है डिग्निटी के साथ जीना, और डिग्निटी के साथ के जीने में इसका मतलब होगा कि आपको फेयर ट्रायल भी आपका होना चाहिए, साथ ही साथ में हर किसी को लाइवलीहुड मिलना चाहिए, सेफ़ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आती है राइट टू लाइफ के अंदर। सो ये क्या हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन की वजह से हमारे जो राइट्स हैं उनका वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन करा है ताकि हमें और ज़्यादा गहरे और ज़्यादा वाइडर राइट्स मिल सके, ठीक है। एंड गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंडामेंटल राइट्स के जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसके अनुसार काम कर रही है। एंड राइट्स क्या कर रहे हैं? राइट्स बेसिकली गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के ऊपर क्या करते हैं, लिमिटेशन लगा रहे हैं एंड इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से कंट्री को गवर्न करेगी, ताकि हमारे राइट्स, गवर्नमेंट ऐसे गवर्न करेगी कंट्री को कि हमारे राइट्स का भी प्रोटेक्शन हो रहा है और साथ ही साथ कंट्री की डेवलपमेंट भी हो रही है। ओके, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था जो हमने अंडरस्टैंड करा राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारे राइट्स को समझा, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, ऐसी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें हैं और ज़्यादा डिटेल में हमने अंडरस्टैंड करा। खास तौर पर हमने सुप्रीम कोर्ट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जुडिशरी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे राइट्स में, उसके इंटरप्रिटेशन में हमने वो चीज़ भी समझी। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, अंडरस्टैंडिंग कैसी लगी, आप कमेंट कर सकते हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।